हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ? द स्टेटमेंट्स आर, दो तीन डेफिनेशन इसकी। होल ऑफ हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड into work or some other form of energy without leaving some change in the system, without leaving some change in the system। मतलब होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई की जाती है, सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। कुछ हीट एनर्जी आपकी वेस्ट जरूर होगी। तो होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क विदाउट लिविंग सम चेंज इन सिस्टम। इसकी एक डेफिनेशन और भी है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक स्टेटमेंट और भी है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी 1। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी 1। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। कैन नॉट बी इक्वल टू 1 मतलब जो आपकी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। तो एफिशिएंसी कैन नॉट बी 1, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1 मतलब वर्क डन कैन नॉट बी इक्वल टू हीट सप्लाइड। जैसा कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में कहा था कि होल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वर्क। जितनी भी हीट एनर्जी होगी, सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। मतलब वर्क डन विल नॉट इक्वल टू हीट सप्लाइड, वर्क डन विल बी लेस देन हीट सप्लाइड, सो एफिशिएंसी विल बी ऑलवेज लेस देन 1। एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही होगी। तो इसकी दो स्टेटमेंट है, एक दो स्टेटमेंट और भी हैं इसकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। वो है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ऑल thermodynamic all spontaneous process all spontaneous processes are thermodynamically irreversible। all spontaneous process are thermodynamically irreversible। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी हम इसके बाद आपको समझाएंगे कि व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इसी की तरह से एक डेफिनेशन और भी है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ही डेफिनेशन है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी, अब ये भी आपके लिए नया वर्ड है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज continuously इंक्रीजिंग। यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो ये कुछ 4 स्टेटमेंट हैं एंड ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑल ऑफ द हीट एनर्जी कैन नॉट बी convert into work done without leaving some change in the system, या without leaving some effect on the system। efficiency of heat engine can never be 1। all spontaneous processes are thermodynamically irreversible and entropy of the universe is continuously increasing। तो यहाँ आपके दो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक एंट्रोपी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसेस एंड एंट्रोपी? तो वन बाय वन पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लेते हैं हम।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन विद और विदाउट इनिशिएशन। वे प्रोसेस जो अपने आप होती हैं शुरू करने के बाद या बिना शुरू किए। ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन जो अपने आप होती हैं विद और विदाउट इनिशिएशन। विद और विदाउट इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब शुरू करने के बाद। शुरू करने के बाद अपने आप होती रहे या बिना शुरू किए ही अपने आप हो जाएं, उन प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। डाउनफॉल ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। डाउनफॉल ऑफ वाटर मतलब दैट इज फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, हाई से लो अपने आप फ्लो करता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, अब दोनों आपके विद और विदाउट इनिशिएशन के एग्जाम्पल हो गए। डाउनफॉल ऑफ वाटर को हमें शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप फ्लो करता है। जबकि बर्निंग ऑफ कैंडल है तो वो एक बार हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक बार कैंडल बर्निंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद वो अपने आप जलती रहती है। मोमबत्ती वो एक बार हम जलाते हैं माचिस की सहायता से, एक बार हम जला देते हैं तो उसके बाद फिर वो अपने आप जलती रहती है। तो शुरू करने के बाद या बिना शुरू किए जो प्रोसेस अपने आप होती रहे दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जबकि हमारी दूसरी होंगी वो होंगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। A process which do not take place by itself. A process which can neither take place by itself or nor by initiation. शुरू करने के बाद भी ये अपने आप नहीं होंगी। A process which neither takes place by itself और नोर बाई इनिशिएशन, जो ना तो खुद होती हैं और ना ही शुरू करने के बाद होंगी। अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, अगर आप पानी को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो वो अपने आप नहीं चढ़ेगा। हो सकता है कि आपको पंप की हेल्प से पानी आप ऊपर हायर लेवल पर चढ़ा दें, लेकिन अगर आपने पंप बंद कर दिया तो वाटर का फ्लो, अपवर्ड फ्लो फिर से रुक जाएगा। आपको लगातार पंप की हेल्प से यू हैव टू यूज एनर्जी कंटिन्यूअसली। सो अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हमारी दो तरह की आपकी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ए प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑफ इट्स ओन, स्पॉन्टेनियस। ए प्रोसेस विच डू नॉट टेक प्लेस ऑफ इट्स ओन either by itself or by initiation, then it is called non-spontaneous. Now what is the reason that some processes are spontaneous while others are non-spontaneous? क्या रीज़न है? what is the driving force? ऐसी कौन सी फोर्स है ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी? ऐसी कौन सी फोर्स है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है? किस फोर्स की वजह से, या कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है? बेसिकली देयर आर टू क्राइटेरियाज। द फर्स्ट इज डिक्रीज ऑफ एनर्जी।
एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। जब वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल पर आता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, मास इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, एच हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो लोअर इज द एनर्जी, स्पॉन्टेनियस विल बी द प्रोसेस। तो एनर्जी शुड डिक्रीज फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एनर्जी शुड डिक्रीज। बर्निंग ऑफ कैंडल में भी आपने देखा है कि जब कैंडल बर्न होती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, मतलब वहाँ पर भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो डिक्रीज आ जाएगी। तो डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह से लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल आता है इवोपोरेशन ऑफ वाटर। अगर हम इवोपोरेशन ऑफ वाटर लेते हैं, इवोपोरेशन ऑफ वाटर, अब वाटर का जो इवोपोरेशन हमें मालूम है कि व्हेन एवर वी हीट वाटर, पानी को अगर हम हीट करते हैं देन इवोपोरेशन टेक्स प्लेस टू मच मोर स्पीड। तो इवोपोरेशन ऑफ वाटर मीन्स इंक्रीज ऑफ एनर्जी बिकॉज इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम। फ्लेम से एनर्जी गेन करता है, हीट गेन करता है और तब वाटर इवोपोरेट हो जाता है। तो इट्स मीन इट इज इंक्रीज ऑफ एनर्जी। तो इंक्रीज ऑफ एनर्जी है तो इट्स मीन इट शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, बट इवोपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इवोपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आप किसी वेसल्स के अंदर वाटर रखते हैं तो वाटर अपने आप धीरे धीरे इवोपोरेट होता रहेगा, लेस और मोर, विद लेस और मोर स्पीड। स्पीड इवोपोरेशन की, रेट ऑफ इवोपोरेशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर क्या है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो वो आपका डिपेंड करेगी। बट इवोपोरेशन विल टेक्स प्लेस आइदर स्लो और फास्ट। इवोपोरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो इवोपोरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बट इट अकर्स विद इंक्रीज ऑफ एनर्जी। इट्स मीन इन डिक्रीज ऑफ एनर्जी इज नॉट ओनली क्राइटेरिया, देयर इज one more factor which will decide the spontaneity of the process. And decrease of energy is not the only factor. The other factor is increase of randomness. Increase of randomness, sorry. Decrease of energy and increase of randomness. Now randomness is disorder. Randomness, you know, in liquid molecules are attached with force of attraction. Molecules attract each other with a force of attraction, but when they change into gases there is no force of attraction between the molecules. They can move in any direction with different velocities. Now they are free. This freeness, this randomness, or you can say this disorder is called, this order शुड बी इंक्रीज्ड। अगर ये आपका डिसऑर्डर इंक्रीज होता है तो इट्स मीन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और जो हमारी इवोपोरेशन ऑफ, जो इवोपोरेशन है हमारा, इवोपोरेशन में रैंडमनेस इंक्रीज होती है, दैट इज वाई द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इन इवोपोरेशन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस, अदरवाइज एनर्जी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली हमारे दो क्राइटेरिया हैं, वन इज एनर्जी शुड डिक्रीज एंड अदर इज रैंडमनेस शुड इंक्रीज। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति ऑर्डर में बंद कर नहीं रहना चाहता, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, दे वांट्स टू बी फ्री। तो अगर हम बात रैंडमनेस की करें तो सॉलिड्स जहाँ पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सॉलिड के अंदर एंट्रोपी या रैंडमनेस बहुत कम होगी। पार्टिकल्स फिक्स अपनी पोजीशन पर मूव ही नहीं कर पाते। अगर लिक्विड स्टेट में आते हैं तो थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, पार्टिकल्स थोड़े फ्री हो जाते हैं, दे स्टार्ट मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो
randomness increase. And in gases, they are totally free from each other. There is no force of attraction between the particles, so they have highest randomness. So more the randomness, more chance will be for the spontaneity. So there are the basically two factors which will decide the spontaneity of the process, and these two factors are decrease of energy and increase of randomness. And resultant of these two criteria, resultant of these two criteria will decide the spontaneity. इन दो क्राइटेरिया का जो रिजल्टेंट होगा वही स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करता है. फॉर एग्जांपल, इन ए प्रोसेस एनर्जी इज डिक्रीजिंग, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इट शुड बी स्पॉन्टेनियस. इफ रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग, तो रैंडमनेस आल्सो सेज दैट इट शुड बी स्पॉन्टेनियस. एनर्जी डिक्रीज, रैंडमनेस इंक्रीज, मीन्स both factors says that process should be spontaneous, so the process will be spontaneous. एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इट सेज प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस. रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, इट आल्सो सेज दैट प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर आपकी एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड रैंडमनेस इज आल्सो डिक्रीजिंग, नाउ as far as spontaneity is concerned, energy says yes, process will be spontaneous because energy is decreasing, but randomness says no, the process will not be spontaneous. Process will not be spontaneous. क्यों spontaneous नहीं होगी? क्योंकि randomness decrease हो रही है. तो energy says spontaneous, randomness says non spontaneous. तो इन दोनों का जो resultant होगा, resultant means there will be two factors. If decrease of energy is more than decrease of randomness, तो एनर्जी का फैक्टर जो है, एनर्जी डिक्रीज ऑफ एनर्जी वो ज़्यादा है, एंड एनर्जी फैक्टर सेज दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. तो जो फैक्टर ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस. इसमें एनर्जी डिक्रीज हो रही है एंड डिक्रीज ऑफ एनर्जी ज़्यादा है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर आपका डिक्रीज ऑफ रैंडमनेस इज मोर देन डिक्रीज ऑफ एनर्जी, रैंडमनेस का डिक्रीज ज़्यादा है तो रैंडमनेस इज प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. तो प्रोसेस दिस टाइम विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस because this time random factor is more than energy factor and random factor says that energy is process is non spontaneous क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होना चाहिए था. इसी तरह से हमारी अगली कंडीशन हो सकती है कि एनर्जी इज इंक्रीजिंग, randomness is also increasing. Now out of these two factors, again there are the two different conditions. एनर्जी इंक्रीजिंग मतलब प्रोसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, रैंडमनेस इंक्रीज मतलब प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस. तो दोनों फैक्टर अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं, तो उसमें फिर हमारे वही बात आएगी, इफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी इज मोर देन इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस, तो एनर्जी फैक्टर इंक्रीज हो रहा है एंड एनर्जी फैक्टर सेज दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. एनर्जी इंक्रीज मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर आपका and increase of energy is less than increase of randomness, so this time randomness factor is more than energy factor and randomness factor says that increasing मतलब spontaneous, so process will be spontaneous. तो जो फैक्टर ज़्यादा है अगर वो स्पॉन्टेनियस कह रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस कह रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. एंड इफ एनर्जी इज increasing and randomness is decreasing, so here both the factor says that process will be non spontaneous. कोई भी फैक्टर आपका रैंडमनेस स्पॉन्टेनिटी को
फेवर नहीं कर रहा है। तो इस तरह से द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज आवर स्पॉन्टेनिटी। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर इज स्पॉन्टेनिटी। तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है, क्राइटेरिया है जो, वो है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर, एनर्जी एंड रैंडमनेस। डिक्रीज ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस टेल्स अस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। तो एक तो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि सेकंड लॉ की हमारी डेफिनेशन में आया था कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल। जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होते हैं वो थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब डाउनफॉल ऑफ वाटर, अगर आप हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो अप फ्लो ऑफ वाटर अपने आप नहीं होगा, इरिवर्सिबल है। चलिए जी, अब इसमें एक दूसरा डेफिनेशन हो रही थी हमारी एंट्रोपी। एंट्रोपी इज नथिंग बट मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, measure of decrease of measure of degree of randomness, measure of degree of disorder या रैंडमनेस। जो भी हमने ऊपर पढ़ा है डिसऑर्डर या रैंडमनेस, तो कितना डिसऑर्डर है उसका मेजरमेंट जो हमारा एंट्रोपी कहलाया जाता है। जैसे हमारा डिग्री ऑफ हॉटनेस टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर से हम ये पता लगाते हैं कि हॉटनेस कितनी है। एक ऑब्जेक्ट 10 डिग्री सेल्सियस पर है और एक जो ऑब्जेक्ट अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर है, 10 एंड 50, तो हम समझ जाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है उसमें हॉटनेस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। तो सेम चीज़ हमारी एंट्रोपी के लिए एंट्रोपी है कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा मतलब वहाँ पर डिसऑर्डर ज़्यादा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हमने लिया था सॉलिड, लिक्विड और गैस का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर बात एंट्रोपी की आती है, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज लेस देन लिक्विड एंड एंट्रोपी ऑफ लिक्विड इज लेस देन गैसेस, क्योंकि गैसेस में डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, पार्टिकल्स कोई अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं होता, तो वहाँ आपका रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में, तो वहाँ एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी। तो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड एज एंट्रोपी इज आल्सो ए स्टेट फंक्शन। Entropy is also a state function, means depends on initial and final state of the system, and the change in entropy will be equal to Q reversible upon temperature. Q reversible means heat absorbed or evolved reversibly upon temperature at which heat is absorbed. Unit is joules per Kelvin per mole, joules per Kelvin per mole. This is our change in entropy, change in entropy. तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। रिवर्सिबल हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज मैक्सिमम, तो सिर्फ मैक्सिमम चेंज इन एंट्रोपी के लिए हमने यहाँ पर क्यू रिवर्सिबल लिया है। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी टेम्परेचर। अब आपकी बात आ जाती है कुछ डेफिनेशन की या टाइप्स ऑफ एंट्रोपी की, तो उसमें आपकी वही डेफिनेशन है। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन आपकी हो जाएगी एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैसेस। एंट्रोपी चेंज वही जैसे आपने एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन दी थी, सेम वही आएगी, बस एंथैल्पी की बजाय आपका एंट्रोपी आ जाएगा। एंट्रोपी चेंज व्हेन या ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन
transformation of 1 mole of liquid into gas at its boiling point, at its बॉइलिंग पॉइंट। यही डेफिनेशन हमने इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की दी थी, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और वही चेंज हमारी एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन की आ गई, एंड डेल्टा वेपोराइजेशन एस, एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, एंड इट इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्ब अपॉन टेम्परेचर, या इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। इसी तरह से दो डेफिनेशन हमारी आएंगी, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड at its melting point, at its melting point, और जो आपकी इंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन होगी दैट विल इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। और एक लास्ट इसमें डेफिनेशन है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन की डेफिनेशन सेम रहेगी आपकी, एंट्रोपी चेंज सेम मेथड, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली into gas below its melting point, below its melting point। सेम वैसे ही डेफिनेशंस हैं जैसे कि आपने इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की थी। तो यहाँ पर भी आप क्या आ जाएगा, इंथैल्पी एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। तो इस तरह से हमारे एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रोपी मीन्स एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। ये 3 तरह की हमारी एंट्रोपी हो जाती है। अब इसमें जो हमारी डेफिनेशन थी, एक लास्ट जो डेफिनेशन थी हमारी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, वो इसी से रिलेटेड थी कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अब कैसे एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो वो भी जरा देख लेते हैं हम, उसके बाद हमारा एंट्रोपी फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। सपोज कीजिए a system is at temperature T system and T surrounding is the temperature of the surrounding and Q heat is supplied from surrounding to the system. Q heat is supplied from the surrounding having temperature T surrounding to the system which have temperature T system. Now entropy change of the system, delta S, सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज होगी वो होगी क्यू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव एट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, वेयर एज डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग हमारी हो जाएगी हीट रिलीज बाय द सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है वो हो जाएगा क्यू अपॉन टी सिस्टम, एंड सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज है वो हो जाएगा हमारा डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग। माइनस साइन यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, सराउंडिंग से हीट रिलीज हो रही है, सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो सिस्टम के लिए पॉजिटिव और सराउंडिंग के लिए नेगेटिव। नाउ व्हाट इज द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम फॉर द यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग।
और यहाँ पर आपका आ जाएगा सिस्टम Q अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम प्लस माइनस Q अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन T सिस्टम माइनस Q अपॉन T surrounding. Now temperature of surrounding is more than temperature of system. क्यों? क्योंकि हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है और हमेशा हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर हमारा सराउंडिंग का ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिस्टम, इसलिए हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होता तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है। तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो आपकी Q अपॉन T सराउंडिंग है उसकी वैल्यू कम होगी और Q अपॉन T सिस्टम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर कम है। तो इसका मतलब जो हमारा डेल्टा S यूनिवर्स आएगी, डेल्टा S यूनिवर्स विल बी पॉजिटिव। हमेशा डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव ही होगी क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का ज़्यादा होने की वजह से Q अपॉन या एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग नेगेटिव वैल्यू जो वो कम होगी, पॉजिटिव वैल्यूज ज़्यादा हो जाएगी एंड डेल्टा एस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स मतलब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज होती है। सो दिस इज आवर फैक्टर डेल्टा एस। अब इसके में नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका फ्री एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको फ्री एनर्जी को लेंगे। थैंक यू।